हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 4 एनालिसिस का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज में हम लोगों ने कौन कौन सी रेशो कवर करनी है। एक होती है हमारी डेट इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी या डेट इक्विटी एक ही बात है। दूसरी होती है हमारी प्रोप्राइटरी रेशो, तीसरी होती है हमारी टोटल एसेट टू डेट रेशो, फोर्थ होती है हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और इसी के अंदर फिफ्थ होती है हमारी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट बता रखी है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे होती है, किस तरीके से होती है। लायबिलिटीज ऊपर होती हैं और एसेट्स नीचे लिखी जाती हैं। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की तरह बैलेंस शीट नहीं होती। इसमें पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड्स, दूसरा हेड मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्विटी ऑल्सो, शेयर होल्डर्स फंड्स को ही हम इक्विटी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा हेड होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो मैंने आपको बोला कभी भी नहीं मिलेगा। तीसरा हेड होता है नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म वाली। चौथा हेड होता है हमारा करंट लायबिलिटीज, फिर उसके बाद हमारी लायबिलिटी साइड का टोटल हो जाता है। एसेट्स में हमारा होता है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ऑब्वियसली नॉन करंट एसेट्स वो वाली जो कि 12 मंथ से ज्यादा की है, करंट एसेट्स जो विद इन 12 मंथ्स हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, एनसीएल और सीएल को मैंने आपको बताया था, इन दोनों को हम मिलाकर इन टोटल टोटल डेट भी बोलते हैं। ठीक है, और शेयर होल्डर्स फंड्स एंड एनसीएल को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर हम लोग इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक बारी मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि टोटल डेट हमने क्या बोला। टोटल डेट आपको बड़े प्यार से समझ आ जाएगा बेटा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। टोटल डेट इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म डेट, जिसको कि हम बेसिकली डेट ही बोलते हैं। जब ओनली डेट वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब वो आपका नॉन करंट लायबिलिटी की बात हो रही है। सीएल ऑब्वियसली सीएल आपका करंट लायबिलिटीज, इसको हम शॉर्ट टर्म डेट बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी के केस में, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड इज डेट प्लस इक्विटी। मतलब आपने बाहर वालों से बोरो करके कितना पैसा लगाया हुआ अपने बिजनेस में, ठीक है, बोरो करके लगाओगे ही ना उस पैसे को, और आपका खुद का कितना पैसा लगा हुआ है। अब पहली जो हमारी इसमें रेशो है दैट इज डेट इक्विटी रेशो, उसके रिगार्डिंग आपका फॉर्मूला होता है बच्चों डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, तो डेट तो मैंने आपको बोल दिया कि एनसीएल, बट अदरवाइज एनसीएल में आपको क्या क्या लेना होगा। कभी अगर ये इलैबोरेटेड दे दें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कि आपने 12 महीने से ज्यादा लंबे लोन्स वगैरह क्या उठा रखे हैं, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, कि आपने लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस कौन कौन से बना रखे हैं, मतलब लाइक आपका प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, कि जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसको हम ये बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो लंबे टाइम पीरियड वाले प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो हम टैक्स, क्योंकि वो तो अभी तुम अगले साल उस टैक्स को पे ऑफ कर दोगे। ठीक है, इक्विटी, इक्विटी विच इज ऑल्सो शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है बच्चों, तो शेयर होल्डर्स फंड्स की क्या कहानी है, इसके अंदर आप क्या, वैसे तो इसके अंडर 3 सब हेड होते हैं। शेयर कैपिटल पर वो तीसरा आपको कभी मिलेगा नहीं, इसलिए मैं बता ही नहीं रही। शेयर कैपिटल नाम लिख देती हूँ, मतलब बता देती हूँ पर लिखती नहीं हूँ। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें एक और हेड होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, तो वो कभी आपको मिलेगा नहीं न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं लिख ही नहीं रही। तो आपका शेयर कैपिटल, हाँ शेयर कैपिटल आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोथ। ठीक है, दोनों शेयर कैपिटल को हम लेकर चलेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों। ठीक है बच्चों, तो हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। आपकी टीएस ग्रेवाल का पेज नंबर, और इसका आइडियल रेशो होता है बच्चों 2:1। ठीक है, ओके।
अब आ जाते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 42, पेज नंबर खोल लो सब। इलस्ट्रेशन नंबर 42, टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन, पेज नंबर 4.28। खोल ले बेटा। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियो कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो इज डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है बच्चों। अब डेट के रिगार्डिंग आप क्या क्या पिक करोगे इसमें से? डिबेंचर्स, डिबेंचर्स हमारे क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको डेट मिल जाएगा। ठीक है। इक्विटी में क्या लोगे बच्चों? इक्विटी के अंदर आपका शेयर कैपिटल ले लोगे, जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाला पार्ट दिया हुआ है, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स हैं वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होता है ना, क्योंकि जनरल रिजर्व। इसके बाद सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको ये बात बताई थी कि कंपनी के केस में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो दोनों एक साथ बनते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, और उसका नाम क्या रखा जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो उसका जो बैलेंस बचा और वो सरप्लस बचा, मतलब ये हमारा एक तरह से नेट प्रॉफिट ही है। नेट प्रॉफिट बचता है ना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो वाला ही है। तो इसको भी हम ऐड करेंगे। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चों। तो आप रेस्पेक्टिव बस प्लस कर लो। डिबेंचर्स का अमाउंट कितना है? 75,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का कितना है? 25,000। 1 लाख रुपीज का पूरा डेट आ गया। ओके बच्चों। इसके बाद इसके अंदर शेयर कैपिटल में आप लोगे 1 लाख, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 70,000, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज 30,000। तो ये आपका इन टोटल हो गया 2 लाख। आपको फाइनली सॉल्व ऊपर ही करके देना होता है, मैंने बताई हुई आपको ये बात। तो ये हो गया हमारा 1 लाख अपॉन 2 लाख, तो 0.5:1। ठीक है बच्चों, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? दक्ष पक्का? हाँ, सॉल्व हमेशा ऊपर ही करना बेटा। नहीं, उसमें भी हमने करंट रेशो क्विक रेशो में मैंने आपको शुरू से बोला है कि आपको ऊपर सबसे पहले उनको आप स्पेस छोड़ दो कि आपको उसको लिखना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना। मार्क्स नहीं कटेंगे, एक थोड़ा सा होता है ना कि प्रेजेंटेशन वाली बात की चेक करने वाले बंदे को खुश कर देना। तो वो खुश करना यही होता है कि भैया उसने ये कर देना है, फिर तुमने चाहे कुछ नीचे कई बार कुछ गड़बड़ गड़बड़ करके भी तुम्हारा 1 लाख निकल जाता है, तो शायद हो सकता है नीचे कभी ध्यान ना जाए है। हाँ, तो फिर वो नीचे का बल्कि देखेंगे रादर कि तुम्हारे स्टेप्स के मार्क्स देने हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी डेट के कैलकुलेशन का अलग मार्क्स हैं, इक्विटी की कैलकुलेशन के अलग मार्क्स हैं। ठीक है। अकाउंटेंसी में पूरी स्टेप मार्किंग होती है। ओके बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलस्ट्रेशन नंबर 43। देखो बच्चों, इसमें भी तुम्हें निकालना तो डेट इक्विटी रेशो ही है। ठीक है। डेट इक्विटी रेशो का हमारा फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेट अपॉन इक्विटी। अब आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों? आपको देखो, मैं थोड़ा सा इसमें उसके थ्रू हेल्प करना चाहूंगी। बैलेंस शीट के थ्रू इन्होंने आपको टोटल एसेट्स का अमाउंट दिया कि टोटल एसेट्स कितनी है? 1,25,000। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब टोटल डेट। भाई इक्विटी तो अपने घर की लायबिलिटी होती है ना बच्चों, ये तो ओनर्स फंड्स होते हैं। उन्होंने बोरोड फंड्स की बात करी। ठीक है, 11th में आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। तो ये हमारे बोरोड फंड्स होते हैं। ठीक है। और बोरोड फंड्स में मेजरली तो एनसीएल वाला पार्ट होता है कि लॉन्ग टर्म में आपने बोरो करके कितना पैसा अपने काम धंधे में इन्वेस्ट किया।
ठीक है, इक्विटी इज ओनर्स फंड्स का पार्ट। ठीक है, तो अब इन्होंने टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया, तो मतलब आपको एक तरह से उन्होंने टोटल डेट दे दिया बच्चों, टोटल डेट एंड करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट हमें 1 लाख दिया, करंट लायबिलिटीज दे रहे हैं 50,000। ठीक है, दक्ष देख ले बेटा। तो अब मेरे को टोटल डेट अगर पता है कि कितना है, टोटल डेट है मेरा बच्चों 1 लाख, ये इन टोटल 1 लाख है, 50,000 ये दे दिया, तो ऑब्वियसली 50,000 का हमारा नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। अब अगर एसेट साइड का टोटल, सामने देखो बच्चा, अगर एसेट साइड का टोटल इज 1,25,000, तो ऑब्वियसली लायबिलिटीज भी तो, हाँ, तो इक्विटी हमारा बैलेंसिंग अमाउंट 25,000 हो गया। और हमें डेट और इक्विटी तो चाहिए, पर देख बेटा, आपको पता है कि टोटल एसेट्स ही टोटल लायबिलिटीज होती हैं। इन्होंने हमें टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज टर्म बोला, तो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब टोटल डेट। टोटल डेट होता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। टोटल डेट का अमाउंट इन लोगों ने हमें दे रखा था 1 लाख रुपीज, और हमें करंट लायबिलिटीज भी गिवन था। तो करंट लायबिलिटीज गिवन है, इन टोटल इन दोनों का मिलाकर अमाउंट इज 1 लाख, तो ऑब्वियसली नॉन करंट लायबिलिटी हो गई 50,000। तो आप अपनी टीचर को कैसे इसको प्रेजेंट करके दोगे कि टोटल डेट इज इक्वल टू एनसीएल प्लस सीएल, क्योंकि ये तो नहीं बना सकते ना, मैंने आपको पहले दिन से बोल दिया। तो आपका टोटल डेट इज 1 लाख, एनसीएल निकालना है, सीएल इज 50,000, तो यहाँ से एनसीएल आ जाएगा आपका 50,000, और सॉरी हाँ 50,000 रुपीज। अब आपको पता है कि टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी दोनों इक्वल है। अब तक कितना आ चुका है जर्शित, इन दोनों को ऐड करके 1 लाख आ चुका है, तो बाकी 25,000 क्या रहा होगा, इक्विटी रही होगी। ठीक है, इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स। तो हमारा यहाँ पर फिर से आप ऊपर ही सॉल्व करके दोगे कि 50,000 अपॉन में 25,000, तो आपका आंसर 2:1। हाँ दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे। इक्विटी देखो हम बताएंगे कि हमने कैसे निकाला, टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल डेट, इन दोनों को टोटल ऐड करके तो माइनस किया। ठीक है, तो टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल डेट कर सकते हो, तो आपके पास इक्विटी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 44, ये वाला देख बेटा। टोटल लायबिलिटीज ऐसा कर लेना, टोटल एसेट्स लिख लो चाहे टोटल लायबिलिटीज लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। हमारे पास टोटल एसेट था ना, टोटल एसेट का अमाउंट था। ठीक है, आपने क्या किया अभी यहाँ पर, आपने इस टोटल लायबिलिटीज में से इन दोनों को माइनस किया ना बेसिकली। तो ये दोनों क्या थे, टोटल डेट ही तो थे। तो यहाँ आप ऐसा लिख लो कि माइनस एनसीएल माइनस सीएल, वो भी लिख सकते हो, माइनस एनसीएल और सीएल 1,20,000 टोटल डेट है वो टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिखा है बेटा उन्होंने। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब टोटल डेट, आउटसाइड डेट इज टोटल 1 लाख। ठीक है, तो अब अगर मैं इधर माइनस कॉमन ले लूं, तो ये एनसीएल प्लस सीएल क्या होता है, टोटल डेट ही तो होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि टोटल एसेट माइनस टोटल डेट भी तो लिख सकते हो इसको, और टोटल डेट को, टोटल एसेट आपकी टोटल लायबिलिटीज भी होती हैं, लिख सकते हो। टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 44। किसी को कोई डाउट? पक्का ही आशना? चल ठीक है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 44 में हमारा डेट इक्विटी रेशो ही निकालना है अगेन। तो डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, तो डेट के रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या गिवन है बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, हाँ जी बेटा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास डेट आ जाएगा, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है हमारी 2 लाख रुपीज की, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है हमारे 1 लाख रुपीज के, टोटल हो गया डेट हमारा कितना, 3 लाख। अब इक्विटी के लिए, इक्विटी के लिए फिर से आपको थोड़ी बैलेंस शीट सोचकर चलना है, तो वो चल लो।
देखो हमें क्या क्या दिया इन्होंने, इन्होंने हमें दिया करंट लायबिलिटीज, ये डेट हमारा मतलब एनसीएल, एनसीएल इज 3 लाख, करंट लायबिलिटीज दी है इन्होंने 50,000, इक्विटी यहाँ पर पेंडिंग है अभी। ठीक है, हमारे पास ना एसेट साइड का सारा कंटेंट दिया हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो टोटल एसेट्स डायरेक्ट दे दी थी ना, हमने उठाकर उसको यहाँ लिख दिया था, है ना दक्ष? पिछले क्वेश्चन में टोटल एसेट दी हुई थी, उसको हमने उठा के यहाँ लिख दिया था। अब यहाँ पर टोटल एसेट आपको निकालनी है, टोटल एसेट, हाँ जी, इक्विटी को शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। ठीक है, 3,60,000 का हमारा नॉन करंट एसेट, करंट एसेट है हमारा 90,000 का, इसका मतलब हमारी टोटल लायबिलिटीज हो गई 4,50,000 की। इधर ऑलरेडी 3 लाख 1 लाख 3,50,000 ऑलरेडी वो हो रखा है हमारा, तो हमारा 1 लाख की इक्विटी हो गई। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इक्विटी 1 लाख, डेट के रिगार्डिंग 3 लाख। हाँ जी बेटा, क्योंकि ये तीनों इन टोटल मिलाकर, ये तीनों इन टोटल मिलाकर टोटल लायबिलिटीज बनती है ना बेटा। तो आपका 4,50,000 अगर इसका टोटल है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तभी तो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये। ठीक है, इक्विटी की स्टेटमेंट फॉर्मूला कैसे बनाओगे अभी बना देती हूँ। देखो बच्चों, इक्विटी तुम उनको बताओगे कि तुमने कैसे निकाला, तुमने निकाला है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, क्योंकि टोटल एसेट करा ना बेसिकली तुमने, तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस टोटल डेट, तो वही तो काम करा है तुमने, टोटल एसेट और विच इज ऑल्सो टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल डेट, दैट इज इक्वल टू इक्विटी, और यू कैन से शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, तो इक्विटी की स्टेटमेंट फॉर्मूला आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है बच्चों, देखो अब इसके बाद एक और आपका क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 45, इसमें भी बेटर रहेगा, फिर वही कहानी है सारी। वैसे तो अगर आप देखो तो आपको बैलेंस शीट के थ्रू ही चलना पड़ेगा। ठीक है, डेट इक्विटी रेशो ही निकालनी है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट के लिए तो खैर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे दिए फिर से इन्होंने, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है बच्चों। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिए हमें 10% डिबेंचर्स कितने के, 3 लाख रुपीस के। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिए हैं 1 लाख रुपीस के, 4 लाख का हमारा डेट हो गया। अब फिर से आ जाओ बैलेंस शीट वाले पार्ट पर, शेयर होल्डर्स फंड्स, दूसरा वाला एस मिलना नहीं, नॉन करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज। ठीक है दक्ष बेटा, ध्यान से बोर्ड पर देखो, नॉन करंट एसेट करंट एसेट्स, तो हमारी यहाँ पर टोटल एसेट्स हो जाती हैं। अब देखो नॉन करंट एसेट के रिगार्डिंग आपको सबसे पहला कंटेंट दिया है बुक में, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में बोल रहे हैं कि ग्रॉस, ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स दिए हमें, मतलब इसमें से डिप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं हुआ। आपको याद है 11th में बैलेंस शीट में आप मशीनरी की फाइनल वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन वाली बाहर निकालते थे ना, तो यहाँ भी तो वही आना चाहिए, सारी फिक्स्ड एसेट्स डिप्रिसिएशन माइनस होने के बाद ही बाहर आनी चाहिए आउटर कॉलम में। ठीक है, जब बैलेंस शीट बनाते थे 11th में, तो वही सेम कहानी है। आपको इस ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, अब तक का इकट्ठा किया हुआ डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, मतलब आपकी एसेट्स हो जाएंगी फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी तो लोगे 30,000, क्योंकि वो भी तो लॉन्ग टर्म है। और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडवांसेस का मतलब क्या होता है, हमने दूसरों को लोन दिया हुआ है। ठीक है, हमने दूसरों को लोन दिया हुआ है। अगर ओनली लॉन्ग टर्म लोन्स होता तो इसका मतलब ये होता है कि हमने लोन लिया हुआ है। ठीक है, अभी क्या चल रहा है कि हमने लोन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, दिस थिंग योर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 20,000, करंट एसेट्स भी दे रखी है हमें 2,50,000। ठीक है बच्चों, तो अब ये सारा मिलाकर, ये सारा मिलाकर आपका नॉन करंट एसेट हो गई कितने की, नहीं बेटा 8 लाख हो गया, अच्छा चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये सारा हो गया आपका 5,50,000 की नॉन करंट एसेट्स,
2,50,000, 8 लाख हो गया आपका टोटल एसेट्स। वही फिर हमारा टोटल लायबिलिटीज भी होगा अगेन। अब इन दोनों का टोटल पता है हमें कितना दिया था इन्होंने, 4 लाख हमने, नहीं इन दोनों का टोटल नहीं पता हमें, हमें डेट पता है, एनसीएल पता है हमें, एनसीएल इज 4 लाख। आई थिंक करंट लायबिलिटीज भी गिवन है, करंट लायबिलिटीज हमारी 2 लाख। ठीक है, तो 8 लाख माइनस 6 लाख निकाल दोगे तो आपका ये 2 लाख रुपीज का शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। क्या क्या, हाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स का उनको फॉर्मूला क्या दोगे कि कैसे निकाला तुमने, इसके लिए तुम लोग सारा इलाबोरेट करके लिखोगे जो जो तुम्हें दिया है। ठीक है, ओके, तो तुम लिखोगे कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज, तो ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, एनसीए प्लस सीएल, एनसीए प्लस एनसीएल प्लस सीएल करके हमारे पास इक्विटी आ जाएगी। तो टोटल लायबिलिटी कैसे निकाली ये भी तो बताना पड़ेगा। उन्होंने टोटल, हाँ, उन्होंने टोटल लायबिलिटी दी थोड़ी ना टोटल लायबिलिटी दी है ना टोटल एसेट दी है। नहीं, हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को ही लिया था बेटा पिछले क्वेश्चन में। नहीं नहीं, ओनली डेट था बेटा, ओनली ये तो लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर ये 3 लाख मैंने एनसीएल के सामने तो लिखा है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज आपको अलग से गिवन थी पिछले क्वेश्चन में भी। ओके फाइन, समझ आया ऐसे बेटा देखो अभी हर बारी हर एक नई चीज दे देते हैं, किसी में टोटल एसेट दे रहे हैं, किसी में फिक्स एसेट, अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दे दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस। तो इसलिए तो मैं आपको कहती हूँ ना, आप बैलेंस शीट के थ्रू अगर आपका माइंड सेट रहेगा ना कि नॉन करंट एसेट में ये सब कुछ आएगा, करंट एसेट में ये सब कुछ आएगा, इन दोनों को ऐड करके मेरी टोटल एसेट्स आ जाएंगी। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट के रिगार्डिंग आपका एनसीएल और सीएल है। ठीक है, अगर मैं इसके आगे ब्रैकेट लगा दूं, माइनस को कॉमन ले लूं तो ये प्लस ही तो है। तो तुम्हारा एक तरह से टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट ही तो चला यहाँ भी, टोटल डेट इज एनसीएल प्लस सीएल। हाँ कोई बात नहीं, डायरेक्ट अगर आपको समझ आ रहा है कोई कोई इशू नहीं है, कर सकते हो। अगर कहीं अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप बैलेंस शीट की हेल्प ले लेना, बैलेंस शीट को दिमाग में ले आना। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, अब आप लोगों से करवाऊंगी मैं क्वेश्चन।